हेलो एवरीवन, ये आपका यूटेक पेपर 2 है। ठीक है, इसके पेडागोजी सेक्शन को हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं हैं। तो आपका जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, ठीक है, अब देखिए ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है ये थोड़ी सी नई चीज जरूर है, मैं कहूंगी। ऑप्शन चेक करते हैं, शिक्षक केंद्रित और व्याख्यान आधारित शिक्षण शास्त्र, बाल केंद्रित और व्याख्यान आधारित शिक्षण शास्त्र, बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, ये आप अगर थोड़ा एनसीईआरटी की जो टीचर ट्रेनिंग आजकल चलती है निष्ठा के नाम से, उस पर अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा वहां पर, और इसके साइलेंट फीचर्स में वहां पर गिवन है। तो ये है आपका बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानव विकास से तात्पर्य मनुष्य के आकार और भार में होने वाली वृद्धि से है। मानव विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। मानव विकास केवल मात्रात्मक होता है। मानव विकास का अर्थ केवल शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि से है। तो देखिए हमने डेवलपमेंट के विषय में पढ़ रखा है, डेवलपमेंट आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बोथ होता है, ठीक है, यानी कि मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। तो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट। मानसिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन सी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित हैं? तो आपको बताना है कि यहाँ पर मेंटल प्रोसेसेस में आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे, स्मृति, चिंतन, अभिप्रेरणा, ठीक है, और ऑप्शंस आपको गिवन है। तो देखिए स्मृति बिल्कुल होगा, मेमोरी क्या है, मेंटल प्रोसेस है। चिंतन, थिंकिंग बिल्कुल होगा, ये भी मेंटल प्रोसेस है। अभिप्रेरणा को हम सिर्फ मानसिक क्रिया से नहीं जोड़ सकते, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आंसर 1 और 2 होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन ए है। निम्नलिखित में से मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है? निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, या उपरोक्त सभी। तो बेसिकली आपसे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पूछ रखे हैं, तो इसमें आप देखेंगे ये तीनों ही प्रिंसिपल्स हमने स्टडी किए थे डेवलपमेंट में, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। सीखने की प्रक्रिया में बाधक कारक हैं तनाव, थकान, रुचि। अगर तनाव में है बच्चा तब भी उसका सीखना जो है प्रभावित होगा, थकान है बच्चे को तब भी होगा, लर्निंग को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, गणित के प्रश्न को हल करना या किसी के बारे में कल्पना करना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? जैविक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो बेसिकली आप जब मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या फिर आप कोई चीज इमेजिन करते हैं तो आप अपने कॉग्निटिव स्किल्स का यूज कर रहे हैं, तो इसमें संज्ञानात्मक आएगा उत्तर। फिर है, विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति मूर्त अनुभवों से परे चला जाता है और अमूर्त एवं अधिक तार्किक रूप से सोचने लगता है? ठीक है, तो यहाँ पर आप बेसिकली कंप्लीट एक्सपीरियंसेस से भी आगे बढ़कर आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं। ये आपका जो ऑप्शंस दिए हुए हैं या कि कौन सी है, पियाजे की स्टेजेस हैं, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन 8 देखेंगे, बच्चों के शिक्षण में पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कौन से विचार प्रयुक्त किए जा सकते हैं? सृजनवादी उपागम का प्रयोग, बच्चे के ज्ञान तथा चिंतन के स्तर को ध्यान में रखना, सतत आकलन का प्रयोग, या कक्षा कक्ष की व्यवस्था को अन्वेषण एवं खोज के रूप में बदलना। तो यहाँ पर ये जो सभी आपके ऑप्शंस हैं, ये सभी जो पियाजे की थ्योरी है उसी में से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि हम बच्चे को यहाँ कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। तो सृजनवादी उपागम का प्रयोग होगा, बच्चे के ज्ञान और चिंतन के स्तर को ध्यान में रखा जाएगा, यहाँ पर बीच बीच में बच्चे का आकलन भी होगा, ये चीज भी आप यूज करेंगे, और कक्षा कक्ष की व्यवस्था में अन्वेषण एवं खोज भी होगी वहां पर। तो ये ऑप्शन होगा आपका बी। If a student does not have willingness to study, then you cannot expect good results from him. This statement reflects which principle of learning? तो आपके थॉर्नडाइक के जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है, और जो आपके लॉज ऑफ लर्निंग या प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग कह लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, जब तक बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं होगा आप उसे कुछ सिखा नहीं सकते, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, किसी समस्या का समाधान करते समय यदि वह विद्यार्थी अचानक से उसी समस्या का हल ढूंढ लेता है तो इस प्रकार के अधिगम को कहते हैं अनुकरण द्वारा सीखना, अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, प्रयास व त्रुटि द्वारा सीखना। तो ये आपका क्या है, लर्निंग बाय इनसाइट, यानी अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, जो आपका सूझ का सिद्धांत। यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी विभिन्न उत्तरों की तुलना करता है और यह निर्णय लेता है कि कौन सा उत्तर सर्वश्रेष्ठ है, तो वह किस प्रकार का चिंतन है? सृजनात्मक चिंतन, नवाचारी चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन, या कल्पनाशील चिंतन। तो देखिए ये आपका क्या है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस को देखने के बाद विचार कर रहा है, तो क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, यदि विद्यार्थी गाने की अच्छी धुन बना सकता है और वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया करता है, दूसरों की सहायता करता है और उसका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा है, तो वह किस प्रकार के बौद्धिक कौशल में अच्छा है?
संगीतमय और अंतर्वैयक्तिक, संगीतमय और अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक और शाब्दिक, शाब्दिक और संगीतमय। तो देखिए ये आपके गार्डनर जो थ्योरी थी उनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, उस पर बेस्ड है। तो देखिए संगीत बना लेता है तो बेसिकली उसके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस तो है ही, ठीक है, और साथ ही साथ दूसरों के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, यानी कि इंटरपर्सनल। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, संगीतमय और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही है? बुद्धि परीक्षण केवल शाब्दिक होते हैं? बिल्कुल नहीं, आपके नॉन वर्बल भी होते हैं, हमने पढ़ रखे हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में बहुत से कथन होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। अशाब्दिक किसके लिए होता है? इलिटरेट लोगों के लिए होता है, तो उसमें स्टेटमेंट्स तो होते ही नहीं, उसमें सिंबल्स के फॉर्म में होता है। बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम किसी भी आयु वर्ग के लिए कर सकते हैं, ये भी गलत है। हर आयु वर्ग के लिए डिफाइंड होता है कि भाई कौन सी एज के ग्रुप के बच्चों के लिए किस तरह का इंटेलिजेंस टेस्ट रखा जाएगा। फिर बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम उसी आयु वर्ग पर ही कर सकते हैं जिसके लिए वह बना है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा की प्रक्रिया में कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, ना कि शिक्षक? शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, बिल्कुल सही, ये होगा। सृजनवादी उपागम, बिल्कुल होगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, इसमें भी बच्चा ही केंद्र में है। शिक्षक केंद्रित उपागम बिल्कुल नहीं होगा। तो ए और बी दोनों, क्योंकि ए और बी दोनों आ रहे हैं, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी इसलिए सुंदर हस्तलेख लिखता है क्योंकि उसके शिक्षक उसकी नोटबुक में एक बड़ा सा स्टार देते हैं। यह उदाहरण है आंतरिक अभिप्रेरणा का, अधिगम का, अभ्यास का, बाह्य अभिप्रेरणा का। तो देखिए ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहर से उसे कोई चीज या रिवॉर्ड मिल रही है, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी विद्यालय में भोजन अवकाश की घंटी रोज अपराह्न 12 बजे बजती है। यदि किसी दिन अपराह्न 12 बजे घंटी नहीं बजती लेकिन फिर भी बच्चे भोजन अवकाश के लिए उठकर बाहर चले जाते हैं, यह उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, सूझ का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ये है आपका क्लासिकल कंडीशन यानी शास्त्रीय अनुबंधन। सीखने का कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष बल देता है? तो रीइंफोर्समेंट के ऊपर कौन एम्फेसाइज करता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या संज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत। तो ये है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। समावेशित शिक्षा का अर्थ है इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षा, नहीं, सिर्फ विशिष्ट के लिए नहीं होती। सामान्य विद्यालयों में केवल दृष्टिबाधित बच्चों को सम्मिलित करना, नहीं, ऐसा भी नहीं है। सभी बच्चे एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ते हैं, ये करेक्ट है। दिव्यांगजनों को समेकित विद्यालयों में सम्मिलित करना, नहीं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सभी बच्चों को एक ही विद्यालय में, चाहे उनकी कोई स्पेशल नीड्स हो या ना हो, या वो नॉर्मल बच्चे हैं, सबको एक साथ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसा ही है जो लर्निंग की हमने एमसीक्यू डिस्कस की, तो उसमें से बिल्कुल वैसा का वैसा ही आ गया। नवीन ज्ञान का अर्जन, नवीन कौशल का अर्जन, नवीन मूल्यों का अर्जन, तो ये सभी है आपका, ठीक है, सभी आ जाएंगे इसमें 1 2 3। न्यू नॉलेज भी आप लर्निंग से सीख सकते हैं, न्यू कौशल यानी न्यू स्किल्स भी सीख सकते हैं, न्यू वैल्यूज भी सीख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलाना है। तो यहाँ पर विद्यालय का वातावरण दिया है और यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो शारीरिक के साथ क्या आएगा, तो शारीरिक यानी फिजिकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो इसमें आएगा कक्षों की संख्या, ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लासरूम्स, ये आपका फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया। मनोवैज्ञानिक में क्या आएगा? मनोवैज्ञानिक में आ सकता है प्यार और देखभाल। इसके बाद अगर हम सामाजिक की बात करें तो सामाजिक में आएगा दोस्तों के साथ खेलना, और सांस्कृतिक में आ जाएगा रीति रिवाज और परंपरा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शंस यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऊपर दिए हैं। फर्स्ट के साथ आपका आ रहा है यहाँ पे 2, तो 2 आपका 2 में आ रहा है। सेकंड के साथ आ रहा है आपका यहाँ पर 3, ठीक है, तो ये आपका ये वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जा रहा है। यहाँ से हमें पता चल रहा है सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। थर्मामीटर के उपयोग का प्रदर्शन करते हुए क्वाथनांक और हिमांक को दर्शाना उदाहरण है। सरलीकृत पाठ्यचर्या का, पूरक पाठ्यचर्या का, वैकल्पिक पाठ्यचर्या का, गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या का। तो देखो जब हम यहाँ पर गतिविधि एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं, थर्मामीटर के थ्रू हम बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है मेजर कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो ये एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम हो गया, गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या। विबग्योर उदाहरण है निमोनिक का, प्रत्यक्षीकरण का, चिंतन का, तर्क का। तो आप जानते हैं विबग्योर जो है रेनबो के जो 7 कलर्स हैं उनके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इस तरह के जब हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स बना लेते हैं इसे हम निमोनिक कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे। विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को बेहतर तरीके से नियोजित एवं आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बिंदु पर विचार किया जाना चाहिए? गतिविधियां आयु विशेष नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, आयु के अनुसार ही होनी चाहिए। गतिविधियों की योजना बच्चे के शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए, बिल्कुल सही लग रहा है ये मुझे, आगे भी चेक कर लेते हैं। गतिविधियां केवल शारीरिक विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, नहीं,
और केवल व्यक्तिगत उन्मुख गतिविधियों की ही योजना बनानी चाहिए। नहीं, आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट फिर से हमारा मैच द कॉलम टाइप का एक क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे दिव्यांगता के प्रकार दे रखे हैं और यहाँ पाठ्यचर्या अनुकूलन दे रखा है। ठीक है, करिकुलर अडेप्टेशन क्या करना है। तो चलन बाधित दिव्यांगता, सीखने संबंधी दिव्यांगता, अल्प दृष्टि दिव्यांगता। ठीक है, इसको आप किससे जोड़ेंगे। तो देखिए आपका पहला दे रखा है किसी पाठ्यचर्या अनुकूलन की आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चा क्रिपल्ड होता है, ठीक है, उसको बैसाखी लेके चलना पड़े या किसी और तरीके की लिंग में कोई उसको दिक्कत है, ठीक है, कोई हाथों में या पैरों में, तो ऐसा नहीं है कि उसका बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, वो पढ़ाई में हमें कोई विशेष वहां पर करिकुलम में चेंज करने की जरूरत नहीं होती, वो पढ़ सकता है। ठीक है, बस हमें उसके फर्नीचर वगैरह का इंतजाम जो है, उसके बैठने का जिस भी तरीके से उसे आरामदायक हो उसका प्रबंध करना होता है। तो ये आपका ए से जुड़ेगा। सीखने संबंधी दिव्यांगता, शिक्षा रणनीति निर्देशात्मक विधि में अनुकूलन बिल्कुल करना पड़ेगा आपको। टीचिंग लर्निंग मेथड्स में आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर लर्निंग डिसेबिलिटीज है बच्चे के अंदर, अल्प दृष्टि दिव्यांगता के लिए बड़े अक्षरों में किताबें लिखी। तो 1 का ए है, 2 का बी है और ये 3 का सी है, ए वाला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है जिससे हम बच्चे की समझने की योग्यता का आकलन कर सकते हैं। भारत की राजधानी क्या है। नहीं, इसे तो बच्चा सिर्फ याद करके बोल देगा। सौर मंडल में कितने ग्रह, इसे भी सिर्फ रट के बोल देगा। हम सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं। हाँ, यहाँ बच्चा जो है विचार करेगा। फिर है महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, ये भी बच्चा सिर्फ रट के बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। विद्यार्थियों में संवेगों के विकास एवं सौंदर्य बोध हेतु गतिविधियां। ठीक है, तो सृजनात्मक नाटक एवं नृत्य। एस्थेटिक सेंस यानी एक सौंदर्य बोध का जो एहसास है वो दोनों चीजों से आ सकता है, तो ये तो सही है, हमें सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, व्यक्तिगत सामाजिक कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां, सामूहिक खेल और गायन में प्रतिभा, ये भी बिल्कुल सही है। पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा और सोशल डेवलपमेंट भी होगा, सोशल स्किल सीखेगा बच्चा सामूहिक खेलों के साथ। सी में चेक करते हैं, स्थूल गत्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने हेतु गतिविधियां। तो आपके जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं जिसमें आपके लार्जर मसल्स वगैरह यूज होंगे, चलना, कसरत करना, ये भी सही है। फिर डी पर आएंगे, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां यानी फाइन मोटर स्किल्स में। अपनी जो फाइन मोटर स्किल्स में आपकी गार्डनिंग आती है, ठीक है, छोटे बच्चों को अगर गार्डनिंग के छोटे छोटे आपके स्टेप्स सिखाए जाएं तो बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव होते हैं। पकड़ना भी आ सकता है, भागना इसमें नहीं आता है, भागना एक ग्रॉस वाली एक्टिविटी है। ठीक है, तो डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, एरिक एरिक्सन के अनुसार 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे विकास की किस अवस्था में होते हैं। विश्वास बनाम अविश्वास, परिश्रम बनाम हीनता, अंतरंगता बनाम अलगाव या पहल बनाम अपराध। तो देखिए ये होता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, क्योंकि 6 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है अब वो स्कूल में कदम रखता है, वो स्कूल जाना शुरू करता है। ठीक है, तो वहां पर उसे अपने टीचर्स के एक्सपेक्टेशन में खड़ा उतरना होता है, अपने आसपास के पीयर ग्रुप के साथ कॉम्पीट करना होता है, तो वह हार्डवर्क करना शुरू करता है। तो परिश्रम बनाम हीनता, अगर वो इसमें परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाता है, अगर उसको प्रेज नहीं मिलती, एंकरेजमेंट नहीं मिलता है, अच्छा वो अपने दोस्तों की जितना ही अच्छा करके नहीं दिखाता वो स्टडीज में, तो उसके अंदर हीन भावना आ सकती है। अगर अच्छा करके दिखाता है तो उसके अंदर हार्डवर्क की एबिलिटी जगती है आगे की जीवन के लिए। सृजनात्मक चिंतन की किस अवस्था में हम यह निर्णय लेते हैं कि अंतर्दृष्टि मूल्यवान है और अनुसरण करने योग्य है। तो देखिए आपका जो क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस होता है, 5 स्टेप होते हैं उसके, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इनसाइट, इवैल्यूएशन एंड इलैबोरेशन। तो जो आपका इनसाइट को वैल्यूएबल समझना और ये समझना कि हमें इसके ऊपर अनुसरण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, सृजनात्मक चिंतन की किस अवस्था में हम यह निर्णय लेते हैं कि अंतर्दृष्टि मूल्यवान है और अनुसरण करने योग्य है। क्रिएटिव थिंकिंग की जो प्रोसेस है इसके आपके स्टेप्स होते हैं। तो क्रिएटिव थिंकिंग की प्रोसेस में आपका यहाँ पर पूछा गया है कि इनसाइट को वैल्यूएबल माना गया है, वर्थ परस्यूइंग माना गया है, ये किसमें होगा। तो ये होता है आपका ए, इलैबोरेशन। क्वेश्चन 29, रोशा इंकब्लॉट परीक्षण है। व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण। तो आपका सही ऑप्शन है यहाँ पर व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट है ये। कक्षा कक्ष में स्वस्थ वातावरण के सृजन हेतु एक शिक्षक को यह कौशल एवं गुण विकसित करने चाहिए। संवेदनशीलता एवं देखभाल, विश्वसनीयता, स्वयं व अन्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। तो क्लासरूम में एक तरीके से देखा जाए तो टीचर को ये सभी क्वालिटीज जो है अपने अंदर लानी चाहिए, सभी क्वालिटीज और सभी स्किल्स जो है ये डेवलप्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आपके यूटेड 2 2022 का जो आपका पेपर है उसके पेडागोजी सेक्शन के क्वेश्चंस। आई होप आज के पेपर का जो सॉल्यूशन हमने ये दिया है आपके लिए ये यूजफुल रहेगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।